Hello everyone, I welcome you all in our today's IT session. आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट जो होता है वो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क होता है. हम सबको पता होता है कि ये वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है. इसमें वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में क्या होते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं. उसके बाद जो जो इंटरनेट होता है उसके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का होना ज़रूरी है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी किसको कहते हैं? जैसे आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ये मिडिल मैन की तरह वर्क करता है. किसके बीच में? हमारे और इंटरनेट के बीच में. यानी कि इंटरनेट से सर्विस लेते हैं और हमें कुछ चार्ज के साथ वो प्रोवाइड करते हैं. इंटरनेट पर बहुत सारी जो होती हैं नेटवर्क इंक्लूड होता है, जैसे कमर्शियल नेटवर्क, एजुकेशनल, गवर्नमेंट नेटवर्क. ये सारा कमर्शियल मतलब व्यापार का, शिक्षा का, सरकार का, सारे नेटवर्क्स जो होते हैं वो इंटरनेट पर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. कुछ नेटवर्क्स ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ की वजह से इंटरनेट पर या फिर उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर एरिया में वो गवर्नमेंट जो क्या करती है, कुछ वेबसाइट्स बैन कर देती हैं. आपको पता होगा बहुत अच्छे से, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो बैन हो जाती हैं. तो लेकिन ये कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, ये जो होती हैं ये इंटरनेट में हमेशा वर्क करती रहती हैं. इंटरनेट जो होता है वो जो होता है प्रोटोकॉल पे वर्क करता है. अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा व्हाट इज़ प्रोटोकॉल. जिनको नहीं पता होगा मैं बता देती हूँ. प्रोटोकॉल यानी कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं. आई रिपीट, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं. सपोज करिए आप और आपका फ्रेंड दोनों मिलकर एक बिजनेस रन करना चाहते हैं. तो आप दोनों 50-50% उसमें पैसा लगा रहे हैं. तो आप लोग एक बॉन्ड साइन करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे कि अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो भी 50-50% होगा और लॉस होगा तो भी हम दोनों 50-50% बियर करेंगे. इन केस सामने वाला कभी पीछे हट जाए, है ना, क्योंकि हर चीज़ रिटर्न में और प्रूफ में होना ज़रूरी है. तो कुछ एग्रीमेंट्स, ये तो सिर्फ एक है, ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन होते हैं जब जॉइंट में बिजनेस होता है. तो ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि इस फलाने देश के प्रधानमंत्री ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा या इन प्रधानमंत्री ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा. प्रोटोकॉल मतलब जैसे मान लो उनका प्रोटोकॉल होगा कि उनको अपने बॉडीगार्ड्स जो हैं उसके दायरे में ही रहना है, उनसे बाहर नहीं निकलना है, पब्लिक से हाथ नहीं मिलाना है. ये उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो लोग कभी कभी उसको तोड़ देते हैं, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया प्रोटोकॉल क्या होता है. तो जो इंटरनेट होता है वो किस पे वर्क करता है? प्रोटोकॉल पे वर्क करता है. कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन पर इंटरनेट वर्क करता है. अलग अलग होते हैं. जैसे फाइल ट्रांसफ़र करना है तो अलग प्रोटोकॉल होगा, डाटा ट्रांसमिट करना है तो अलग प्रोटोकॉल होगा, ईमेल ट्रांसफ़र करना है तो अलग प्रोटोकॉल होगा. बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इंटरनेट पे वर्क करते हैं. इसके बाद जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है वर्किंग ऑफ इंटरनेट का. वर्किंग ऑफ इंटरनेट. तो अगर आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाट इज़ इंटरनेट, तो जब व्हाट इज़ इंटरनेट किया जाएगा तो आप इसको डिफाइन करेंगे, ये इंटरनेट है. और आपसे कहा जाएगा एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इंटरनेट, तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके और वर्किंग ऑफ इंटरनेट को एक्सप्लेन करेंगे, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो ये वाला डायग्राम आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है और आपको ये वाला डायग्राम ही ड्रॉ करना है. इंटरनेट की वर्किंग में यही डायग्राम ड्रॉ होता है. तो आपको एक कंप्यूटर दिख रहा है. तो एक कंप्यूटर को जब दूसरे कंप्यूटर पर सिग्नल भेजना होता है या डेटा ट्रांसमिट करना होता है तो क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर है वो एनालॉग सिग्नल पे वर्क कर रहा होता है. एनालॉग सिग्नल मतलब जो सिग्नल जनरली या जो मैसेज, जो लैंग्वेज जो ह्यूमन भी समझ सकता है उस पर वर्क करता है और उसके बाद उसको ट्रांसमिट कर देता है डिजिटल में. डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, आप जो भी जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डाटा ट्रैवल करता है तो वो डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल करता है, डिजिटल सिग्नल में ट्रैवल करता है. तो डिजिटल आपको नहीं पता होगा तो जैसे डिजिट है ना, जैसे आपने एक सुना होगा 0 और 1 बाइनरी नंबर्स हैं दोनों. कंप्यूटर से इन्हीं को समझते हैं. तो ये भी जो है ये डिजिटल सिग्नल है, ये भी है ना. सिर्फ यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं और वो सब फिर डिजिटल सिग्नल के अंदर आती हैं. तो आप अगर 0-1 से फैमिलियर हैं तो आप इससे समझ लीजिए अभी कि 0 और 1 या किसी भी डिजिटल लैंग्वेज में वो उसको कन्वर्ट करेगा, देन वो उसको भेजेगा
मॉडेम के पास। मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन करना एंड डीमॉड्यूलेशन करना। सेंडर साइड पे वो मॉड्यूलेशन करता है, रिसीवर साइड पे वो डीमॉड्यूलेशन करता है। आपको पता होगा जो दो वर्ड है उनसे मिलकर बना होता है मॉडेम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन करता है सेंडर और डीमॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेशन की प्रोसेस हो गई और उसी प्रोसेस को अपोजिट करना वो होता है डीमॉड्यूलेशन। तो हमारे कंप्यूटर ने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया, डिजिटल गया मॉडेम के पास, मॉडेम ने सेंड किया आईएसपी को, जो भी हमारा आईएसपी है, आईएसपी ने सेंड किया इंटरनेट को, इंटरनेट चेक करेगा उसके बाद उसका आईपी एड्रेस और उसका मैक एड्रेस। जिसने हब स्विच और राउटर वाला वीडियो देख रखा होगा उसको पता होगा कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हमारा घर होता है, घर जो होता है उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है B/10, है ना। ये क्या है, इसका फिजिकल एड्रेस है B/10 जनता कॉलोनी, ये वहाँ पे स्टैब्लिश है, मान लो किसी का एड्रेस है तो। और आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो जिस आपका जो कंप्यूटर है वो जिस नेटवर्क में है, वो नेटवर्क जो होता है उसको वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। जिस भी नेटवर्क में होता है उसको वो आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस वो चेक करता है। वो अगेन जो रिसीवर साइड का आईएसपी है उसको प्रोवाइड करता है। रिसीवर साइड का जो आईएसपी है वो किसको भेजेगा, अगेन मॉडेम को भेजेगा। अब यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस होगा, यानी अब मैसेज को रिसीव करने के बाद वाला प्रोसेस होगा। तो मैसेज को रिसीव करने के बाद क्या होगा, वो कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल भेज देगा और वो डिजिटल सिग्नल जो है कंप्यूटर उसको रिसीव करके अगेन उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ इंटरनेट, जो आपको लिखनी है आपके अपनी ओन लैंग्वेज में, ये डायग्राम ड्रॉ करके। और क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज इंटरनेट, डिफाइन इंटरनेट। ये आप इंटरनेट को डिफाइन करेंगे एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इंटरनेट में डायग्राम ड्रॉ करके, और आप उसकी वर्किंग जो है वो डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। तो कौन कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज जो होता है इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेब पेजेस होते हैं। आप वेबसाइट विजिट करते हो ना, आप एक चीज़ डालते हो, आपने लिखा सिलेबस ऑफ आईटी, तो क्या होता है बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ जहाँ भी आईटी का सिलेबस पड़ा होगा, है ना। और उसमें क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं। जो वेबसाइट होती है उनके जो पेजेस होते हैं उनको वेब पेजेस कहा जाता है। किस पे वर्क करता है, वेब ब्राउज़र पे वर्क करता है। ब्राउज़र क्या होता है आपको पता होगा, गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये सब जो होती हैं ये सब क्या होते हैं, ब्राउज़र्स होते हैं। इन पर जब भी हमें किसी वेबसाइट को देखना होता है तो वेब ब्राउज़र हमें रन करना होता है। फिर उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन हमें ईमेल की प्रोवाइड होती है। ईमेल से क्या होता है, ये जो ऑनलाइन मैसेज सेंड करने और रिसीव करने का बहुत कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड है। अब आपने ना एक और चीज़ सुनी होगी, एसएमएस और व्हाट्सएप चैट। कभी कभी ये पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड एसएमएस, या ईमेल और व्हाट्सएप चैट। तो देखो इसका तो नाम ही है एसएमएस, यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी मैसेज को शॉर्ट में भेजना है। यानी जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको ये कई बार शॉर्ट कर देता है। जैसे प्लीज़, प्लीज़ को हम कई बार लिखते हैं PLS या PLZ, जबकि प्लीज़ की एक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है, PLEASE, है ना। वो एक्चुअल स्पेलिंग है, लेकिन एक्चुअल स्पेलिंग हम आजकल यूज़ ही नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप एंड एसएमएस। लेकिन अगर हमको किसी को ईमेल सेंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। ईमेल जो होता है वो हमेशा कैसी लैंग्वेज यूज़ करता है, फॉर्मल यानी कि व्यवहारिक जो होता है। वो इमेज कैसी होती है, व्यवहारिक जो होती है लैंग्वेज यूज़ करता है ईमेल। और एसएमएस और व्हाट्सएप जो होते हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करता है, यानी कि उस लैंग्वेज का व्यवहारिक होना ज़रूरी नहीं है। वो शॉर्ट में हो सकती है, उसमें बहुत सारे डॉट्स हो सकते हैं। उसका जो वर्ड्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि डिसेंट हो, लेकिन ईमेल में वो डिसेंट होने चाहिए, सर, मैम, प्लीज़, जैसे कि हम लेटर और एप्लीकेशन में लिखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया की सर्विस हमको मिलती है जहाँ पे हम फ़ोटो, वीडियोज़ और चैट्स भी करते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी अपलोड डाउनलोड करते हैं। ऑनलाइन गेम की सर्विस इंटरनेट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे जने ऑनलाइन गेम खेलते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे कि आपको आता होगा, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप जो है आपका अपडेट हो गया है, आप अपडेट कर लीजिए। यूट्यूब अपडेट हो गया। तो ये सब हम किससे करते हैं, इंटरनेट से ही तो करते हैं। इंटरनेट की सर्विसेज ही तो है ये भी, कि हम जो है कई बार हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो भी इंटरनेट से अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप जो होंगे वो इंटरनेट कनेक्शन से होते हैं, क्योंकि वो सर्वर पे पड़े होते हैं, तो वहाँ से वो क्या होते हैं, अपडेट होते हैं। तो ये सब क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है।
अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, वो सर्विसेज थी, ये एप्लीकेशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये एप्लीकेशन है, कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन हम? ईमेल, एफटीपी, टेलनेट और डब्ल्यू। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम ईमेल। ईमेल के बारे में मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ कि जो ईमेल है वो रिटर्न टेक्स्ट में होगा। इसमें लैंग्वेज जो होगी वो फॉर्मल यूज़ होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, डिसेंट वर्ड यूज़ होते हैं। इसमें टेक्स्ट के साथ साथ मल्टीमीडिया भी अटैच किया जा सकता है। व्हाट इज़ मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। ठीक है, तो इसको जनरली हम मल्टीमीडिया कहते हैं। हम जनरली टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो इतना लंबा नहीं बोलते हुए हम कह देते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, तो हम ईमेल में हम टेक्स्ट के साथ साथ मल्टीमीडिया अटैच कर सकते हैं। ईमेल जो होता है एक साथ ईमेल जो है वो मोर इंटेंडेंट को सेंड हो जाता है। मोर इंटेंडेंट मतलब जो हम एक बार हम टू और फ्रॉम जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फ्रॉम में तो हमने अपना एड्रेस कर दिया और टू में हम चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने चाहें उतने क्या है ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और उनको एक साथ वो ईमेल भेजा जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मल ईमेल। ईमेल जो होता है उसकी लैंग्वेज कैसी होती है? फॉर्मल होती है। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है कि जो हम ईमेल जो हम सेंड करते हैं वो ईमेल सेंड करने के लिए कुछ वेबमेल एप्लीकेशंस होती हैं, है ना? आपने सुना होगा। अब हम भेजेंगे किससे? वेबसाइट कौन सी होगी जिससे हम जीमेल भेजते हैं? तो मोस्ट पॉपुलर आपको पता है जीमेल होगा। आपसे पूछ सकते हैं किसी वेबमेल एप्लीकेशन को बताइए, तो यहाँ पे उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक उसने बताई है डेस्कटॉप बेस्ड और एक उसने बताई है मोबाइल फ़ोन बेस्ड। तो डेस्कटॉप बेस्ड यानी जो कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे वर्क करती है, जैसे कि जीमेल, याहू, विंडोज़ लाइव, हॉटमेल। वैसे जीमेल का अब ऐप भी आ गया है जो मोबाइल में भी चलता है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार गूगल खोल के www.gmail.com लिखने की। हम क्या करते हैं उसको ऐप से यूज़ कर लेते हैं। बट स्टिल डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन की जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर मोबाइल की जो एप्लीकेशंस बताई है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बताई है, थंडरबर्ड बताइए। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, थंडरबर्ड, और ये जो है ये मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिस पे जो हमेशा वर्क करते हैं इंटरनेट पर, है ना? ये आपको पता है। तो अब ईमेल के साथ कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो वर्क करते हैं? तो वो होते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये आपको ध्यान रहेगा। सिंपल मेल आपसे पूछा जा सकता है कि ईमेल के प्रोटोकॉल्स बताइए कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और एक POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ये दोनों जो होते हैं किस पे वर्क करते हैं? हमारे ईमेल सिस्टम पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र क्या होता है ये तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम एक मशीन से दूसरी मशीन, क्या होता है, एक मशीन से दूसरी मशीन जब हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, ये एक मशीन है हमारी, ये दूसरी मशीन है हमारी, यहाँ से हम कुछ फाइल जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दैट इज़ फाइल ट्रांसफरिंग। अब चूंकि वो इंटरनेट में है तो फाइल ट्रांसफ़र जो होगा वो किसी न किसी प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, है ना? जैसे कि अभी हमारा क्या हुआ था, ईमेल हुआ था, तो ये किससे होगा? ये भी किसी प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। तो फाइल ट्रांसफ़र मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफ़र करना, और जो जिस प्रोटोकॉल पे वो वर्क करेगा, यानी जिस प्रोटोकॉल के बेस्ड पर, जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको कहा जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। इंटरनेट भी हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, जिसमें एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। जो क्लाइंट होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। जैसे आपने यहाँ से लिख के भेजा www.facebook.com, तो ये आपके यहाँ से रिक्वेस्ट कब जाएगी? जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होगा। वो कनेक्शन चेक करेगा, नेटवर्क चेक करेगा, उसके बाद सर्वर को वो सेंड करेगा, सर्वर उसको ढूंढेगा और अगेन जो क्लाइंट की कंप्यूटर है उस पर वो रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा, है ना? जैसे हमने गूगल पे लिखा और वो रिक्वेस्ट आ गई। तो ऐसे ही जो होता है ये किस पे वर्क करता है? FTP भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है। अब जो इसमें जो होता है कि ये प्रोटोकॉल जो होता है किसके ऊपर होता है, तो वो बोल रहा है कि डाउनलोड और अपलोड कर सकते हो आप रिमोट
होस्ट से, यानी कि आप कोई भी फाइल को वहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। एफटीपी को फॉलो करना होगा आपको, मतलब अगर आप कोई भी फाइल अपलोड या डाउनलोड कर रहे हो तो आपको एफटीपी प्रोटोकॉल जो होंगे, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा दोनों कंडीशन में, डाउनलोड और अपलोड में भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए डाउनलोड और अपलोड में क्या डिफरेंस है। जब हम सर्वर से, रिमोट सर्वर से कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, अपने कंप्यूटर में लेते हैं, तो वो कहलाता है डाउनलोड, और जब हम अपने कंप्यूटर से रिमोट सर्वर पर कुछ डालते हैं तो वो कहलाता है अपलोड। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, अपना वीडियो अपने यूट्यूब पे डाला तो डेट इज़ अपलोड। किसी और का वीडियो उठा के डाउनलोड किया या कॉपी किया या सेव किया तो वो कहलाता है डाउनलोड। सर्वर से उठा के अपने कंप्यूटर में लेना वो कहलाता है डाउनलोड। नेक्स्ट है टेलनेट। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, टेलनेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कभी दिमाग से स्किप भी हो जाता है, थोड़ा समझने में इसको टाइम लगता है, इसलिए आप एक बार थोड़ा सा फोकस करके इसको ध्यान से समझना। व्हाट इज़ टेलनेट? टेलनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टर्मिनल नेटवर्क। टेलनेट प्रोटोकॉल भी होता है और टेलनेट प्रोग्राम भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। आपको ध्यान रखना है कि टेलनेट जो होता है वो क्या होता है, प्रोटोकॉल भी होता है, और टेलनेट जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम भी होता है। टेलनेट करता क्या है, टेलनेट में होता क्या है? तो देखो, टेलनेट जो है वो क्या है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि क्लाइंट सर्वर जो कंप्यूटर होता है, यानी कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सुनना। अलाउ यूज़र वर्किंग ऑन वन सिस्टम, यानी कि अपने सिस्टम पे यूज़र बैठा हुआ है, टू एक्सेस अ रिमोट सिस्टम। और ये रिमोट सिस्टम है, रिमोट का मतलब आपको पता है ना, फिजिकली डिस्टेंस पर। जैसे हमारा टीवी का रिमोट होता है, तो टीवी का रिमोट होता है तो हमें टीवी के पास जाकर उसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं करनी पड़ती या चैनल नहीं चेंज करना पड़ता है ना। तो ऐसा होता है रिमोट। रिमोट यानी कि कहीं और आपसे फिजिकली बहुत दूर पे, किसी दूसरी बिल्डिंग में, दूसरे शहर पे कहीं और कोई सिस्टम पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उस सिस्टम की एप्लीकेशंस, उस सिस्टम की फाइल, उस सिस्टम के फोल्डर, इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग जो होता है आप अपने सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यानी मान लो आपके सिस्टम पर, कंप्यूटर पर व्हाट्सएप नहीं है, एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, लेकिन इस सिस्टम पर व्हाट्सएप है, तो आप टेलनेट से कनेक्ट हो जाएंगे और इस सिस्टम का व्हाट्सएप यूज़ कर सकेंगे। अपने सिस्टम की कुछ फाइल्स आप यहाँ पे कॉपी कर सकेंगे, और इसकी जो कुछ फाइल्स हैं आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, या चाहे तो नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या जो भी आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कंप्लीटली, है ना। उस सिस्टम की जितनी भी एप्लीकेशन है, जो ऐप्स हैं, उस सिस्टम में कुछ सॉन्ग्स पड़े हैं तो वो आप अपने सिस्टम पर बैठ के सुन सकते हैं। यानी रिमोट मतलब फिजिकली डिस्टेंस पर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, रिमोटली आपसे दूर एक सिस्टम पड़ा हुआ है, रिमोट सिस्टम है, उसको आप अपने घर बैठे बैठे अपने सिस्टम में उसकी सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, टेलनेट के थ्रू कनेक्ट करना होता है। तो एक टेलनेट का प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल होता है। टेलनेट के दो प्रोग्राम होते हैं, एक टेलनेट क्लाइंट होता है और एक टेलनेट सर्वर होता है। एक कंप्यूटर में टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम डलता है, एक कंप्यूटर में टेलनेट सर्वर प्रोग्राम डलता है, और उसके बाद उसमें क्या होता है, लॉग्ड इन करना होता है ना। लॉग्ड इन अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई भी किसी भी के भी कंप्यूटर को यूज़ कर लेगा, उसके कंप्यूटर का डाटा, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस जो हैं, उसका कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा पड़ा होगा तो वो भी यूज़ कर लेगा, है ना। तो ऐसे तो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो टेलनेट जो होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लॉग्ड इन करना होता है। लॉग्ड इन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इमेज आपको दिख रही है, टेलनेट की सेटिंग है। जब टेलनेट वाला प्रोग्राम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है ना, तो ये सेटिंग हमारे इसमें दिखने लगती है। तो ये देखो यहाँ पे जो होता है, जो क्लाइंट होता है उसको क्या करना पड़ता है, एड्रेस ऑफ रिमोट सिस्टम, यानी कि जो रिमोट सिस्टम है उसका मैक एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, और उसके बाद अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अधिकृत आप अपने आप को कब बताते हैं, जब आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। यानी जब आप फेसबुक का यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तब आप ऑथेंटिक यूज़र हैं, अगर गलत डाल रहे हैं तो आप ऑथेंटिक नहीं है, चोरी से घुस रहे हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। फिर सक्सेसफुल लॉगिन जब हो जाता है तो फिर क्लाइंट जो है वो रिमोट सिस्टम को एक्सेस कर सकता है और उसको जो है उसकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है,
ठीक है। तो ऐसी एप्लीकेशन आपको दिखती है जहाँ पे आपको होस्ट का जो है नंबर डालना पड़ता है, पोर्ट डालने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। जब आपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब जो टेलनेट वाला प्रोग्राम इंस्टॉल किया होगा तो जो पासवर्ड डाला होगा तो ऑब्वियसली बात है जो रिमोट सिस्टम वाला पर्सन है उसने वो पासवर्ड आपको दिया होगा, है ना। फिर प्रोटोकॉल होता है और फिर यहाँ पे आप ओके करके उसके सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली उसकी परमिशन ज़रूरी होती है, मतलब आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे का सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं। तो ये होता है टेलनेट। टेलनेट प्रोटोकॉल भी होता है, टेलनेट जो होता है वो प्रोग्राम भी होता है। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने बहुत अच्छे से नाम सुन रखा है ये वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, डिज़ाइन किया था 1991 में डिज़ाइन किया था। तो जब www नहीं था, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं था, तो वेबसाइट्स जो थी वो एक दूसरे से आपस में लिंक नहीं होती थी, एक दूसरे से क्या करती थी, मैच नहीं खाती थी। यानी कि जैसे अभी हम गूगल पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा गूगल पर सिलेबस ऑफ IT फॉर क्लास 11th, ओके। तो जितनी भी IT क्लास का सिलेबस है वो सारा सिलेबस क्या होगा, सामने आ जाएगा, राइट। तो क्या होगा, जिस जिस भी वेबसाइट पे वो सिलेबस पड़ा हुआ है सामने तो आ गया, वो साथ में वो पेज भी आ जाएगा जहाँ पर वो सिलेबस पड़ा हुआ है, जिस पेज पर वो सिलेबस पड़ा हुआ है वो पेज भी आ जाएगा। तो सारी वेबसाइट एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। लेकिन जब www नहीं था तो ये वेबसाइट एक दूसरे से लिंक नहीं होती थी। आपको पर्टिकुलर जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट का URL आपको डालना पड़ता था और उसके बाद वो डाटा वहाँ से फैच होके आता था, वो एक वेबसाइट आपके सिस्टम पे आती थी। ऐसे वेबसाइट ऐसे सर्च नहीं होती थी। तो फिर टीम बर्नर-ली ने सोचा कि क्यों ना, जब बहुत सारी वेबसाइट्स होती है तो उनको आपस में इंटरलिंक कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो ताकि कोई एक्सेस कर सके तो उसको ईजी हो उसको एक्सेस करने में। तो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कि हम द वेब भी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब भी होता है, ठीक है। ये जो होती है किससे, पेजेस से कंपोज्ड होती है। मतलब ऑब्वियसली वेबसाइट में क्या होते हैं, वेब पेजेस ही होते हैं। और किससे कनेक्ट होती है, हाइपर टेक्स्ट लिंक से। हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होती है, वो टेक्स्ट जो लिंक्ड होता है। जैसे कि आपने वेबसाइट पे देखा होगा होम वाला पेज, है ना। तो होम वाले पेज से आपको किसी और पेज पे जाना है, जैसे अबाउट अस पे जाना है, तो आप जैसे ही अबाउट अस पे क्लिक करते हो तो आपको अबाउट अस वाले पेज पे लेके जाता है ना। तो यानी आपने एक टेक्स्ट को क्लिक किया और वो टेक्स्ट आपको कहीं और लेके गया, इसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट, और उस लिंक को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट लिंक। तो एक टेक्स्ट के पीछे जो लिंक लगी होती है, लिंक यानी जोड़ना, एक पेज से आप दूसरे पेज क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक से जुड़े हुए होते हैं। जो www की वेबसाइट्स होती हैं वो HTML में बनी होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनी हुई होती हैं। जो इनको चलाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। वेब ब्राउज़र आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने देखा होगा मोज़िला, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। ओपेरा, एप्पल, ये सब आपने अपने कंप्यूटर में या सिस्टम में सारे वेब ब्राउज़र देखे होंगे। वेब ब्राउज़र जो वेबसाइट्स जो होती हैं उनको रन करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे आपके सिस्टम में जो ऐप्स होती है, जैसे फेसबुक अब ऐप के फॉर्म में है, तो आपको अब गूगल पे जाके www.facebook.com नहीं लिखना पड़ता है। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले ऐसा करना पड़ता था, कुछ सालों पहले आपको ऐसा करना पड़ता था कि उसको वेबसाइट पे जाके www.facebook.com लिखना पड़ता था। तो जो वेबसाइट्स होती हैं, जो वेब पेजेस होते हैं, उनको रन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। प्लस साथ में कनेक्शन ऑफ इंटरनेट आपको रिक्वायर होता है, इंटरनेट के कनेक्शन की ज़रूरत होती है। जो ऐप्स होते हैं वो कभी कभी ऑफलाइन भी होते हैं, तो उनको आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं। लेकिन जो वेबसाइट्स होती हैं वो कभी ऑफलाइन नहीं होती, ना हम उनको अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। वो हमेशा कैसी होती है, उनको हमेशा इंटरनेट की ज़रूरत होती है, सर्वर पे होती हैं, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। जो वेब पेज होता है उसमें आपको पता है टेक्स्ट होता है, ऑब्वियसली बात है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, मल्टीमीडिया कह देते हैं। ये सब उसमें क्या होता है, ये सब ऑब्वियसली उसमें होता है वेबसाइट में। और क्या होती है, साथ में इंफॉर्मेशन होती है। एक वेबसाइट होती काहे के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो वेबसाइट बनती है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। और वो लिंक, वेब पेजेस एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइपर लिंक। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट्स के बारे में बताना है। और टीम बर्नर-ली ने क्या किया था, www बनाया था, यानी कि वेबसाइट्स का जाल बुना था। जब वेबसाइट्स को एक दूसरे से क्या कर दिया था, हाइपर लिंक के थ्रू कनेक्ट कर दिया था। और फिर इससे क्या हुआ, हमको सर्च करने में आसानी हुई, हमको बहुत सारी वेबसाइट्स को ढूंढने में आसानी हुई, उनको एक्सप्लोर करने में आसानी हुई।